नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद दिनेश सर में। आज हम बात करेंगे दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था की। जैसे कि हमने पिछली सीरीज शुरू करी थी हिस्ट्री की और करंट अफेयर्स की हैंड रिटेन, वो चलती रहेगी। इसी के साथ आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। तो दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था को देखने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान की। ये आपने शब्द सुना होगा कि क्या होता है संविधान। अगर हम इस शब्द को दो हिस्सों में तोड़े तो दोस्तों अगर इसके अर्थ की बात करें तो सम प्लस विधान। सम मीन्स होता है समान और विधान मीन्स होता है कानून। एक ऐसे नियम या कानून जो सभी के लिए समान हो, उन्हीं को हम कहते हैं संविधान। ये संविधान कहीं का भी हो सकता है दोस्तों, चाहे वो किसी देश का हो, किसी संस्था का हो। तो सीधे सीधे हम एक किसी देश के लिए अगर संविधान की परिभाषा देना चाहें तो कह सकते हैं कुछ ऐसे नियम या कानून जो किसी देश को चलाने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो और एक देश को सूचीबद्ध और प्रतिबद्ध रूप से चला सके, उसे हम क्या कहेंगे? संविधान। अगर हम संविधान की प्रकृति की बात करें दोस्तों तो मुख्यतः संविधान जो है वो दो प्रकार का होता है। एक लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान देने वाला पहला जो देश था वो था हमारा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 1789। तो आपसे प्रश्न आता है कि विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो आप कहेंगे अमेरिका। वहीं हम अलिखित देश की पहले संविधान की बात करें तो ये है हमारा ब्रिटेन या यूके। दोस्तों आप लिखित से तो मतलब समझ गए होंगे कि लिखा हुआ है ये लिखित, लेकिन अलिखित का मतलब ऐसा नहीं है कि मौखिक। किसी देश का संविधान मौखिक नहीं हो सकता। अगर लिखित अलिखित का मतलब है कि अगर कोई पुस्तक अभी हम लिख रहे हैं और वो पुस्तक कंप्लीट नहीं हुई है तो उसे हम कहेंगे अलिखित संविधान। या दूसरे शब्दों में किसी देश का संविधान एक निश्चित समय सीमा के अंदर संविधान सभा द्वारा बनाया जाए तो उस देश का संविधान होता है लिखित, और जो संविधान प्राचीन परंपराओं पर निर्भर हो उसका होता है अलिखित। अगर हम यहाँ पर दोस्तों भारत की बात करें तो भारत का संविधान इन दोनों के बीच में है, यानी हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान लिखित होने के साथ साथ अलिखित भी है। यानी भारतीय संविधान लिखित होने के साथ साथ अलिखित भी है। तो ये तो हो गई हमारे संविधान की प्रकृति की बात। अब दोस्तों देखते हैं संविधान होता कितने प्रकार का है। अगर हम संविधान की बात करें तो एक होता है, अगर हम संविधान एक होता है कठोर संविधान और एक होता है लचीला संविधान। दोस्तों उस देश को हम कठोर संविधान या जटिल संविधान कहेंगे जिस देश की संविधान संशोधन प्रक्रिया, यानी अगर किसी देश की संविधान संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है तो उसे हम कहेंगे कठोर संविधान। और अगर किसी देश की संविधान संशोधन प्रक्रिया अत्यंत सरल है तो उस देश को कहेंगे हम लचीला संविधान। अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान इन दोनों के बीच है, यानी भारत का संविधान थोड़ा कठोर व थोड़ा लचीला है। यानी अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में संशोधन जब हम पढ़ाएंगे आपको अनुच्छेद 368 में, तो संविधान संशोधन बहुत आसानी से भी हो सकता है और बहुत जटिलता से भी। यही कारण है कि भारत के संविधान को हमने थोड़ा कठोर और थोड़े लचीले की संज्ञा दी है। तो ये तो हो गई एक संविधान की बात जो आपने जाना कि क्या होता है या कैसे होता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, पूरी बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के परिचय की, कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था कहें या भारतीय कानून व्यवस्था कहें, इसके तीन प्रमुख अंग हैं। नंबर एक विधायिका, मैं थोड़ा किनारे से लिख लेता हूं। नंबर एक विधायिका, नंबर दो कार्यपालिका और नंबर 3 न्यायपालिका।
तो अगर दोस्तों प्रश्न आता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था या शासन व्यवस्था के कितने अंग हैं, तो आप बताएंगे कि 3: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आपने ये शब्द जरूर सुने होंगे, लेकिन अगर इन शब्दों की बात करें, विधायिका का मीन्स होता है विधि, तो जो कानून का निर्माण करेंगे, यानी कानून जो निर्माण करते हैं, वो सभी किसके अंदर आएंगे? विधायिका। उन कानूनों को लागू करने का काम कौन करती है? कार्यपालिका। और अगर इन कानूनों का उल्लंघन होता है तो न्याय देने का काम कौन करेगी? न्यायपालिका। तो 3 अंग है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम कानून को निर्माण या बनाना, कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना और न्यायपालिका को काम न्याय देना। तो दोस्तों, अगर हम भारत की शासन व्यवस्था की बात करें तो प्रमुख 3 अंग हैं। अगर हम शासन व्यवस्था की बात करें तो भारत की जो शासन व्यवस्था है, ये यहाँ पर द्वैध शासन है। जब हम आपको संवैधानिक इतिहास बताएंगे तब इसकी चर्चा होगी। अभी आप केवल एक शाब्दिक अर्थ के रूप में समझ लीजिए, द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन। जब आप पर कोई 2 लोग शासन करें तो उसको हम बोलते हैं दोहरा शासन। जैसे अगर हम अंग्रेजों के समय बात करें तो अंग्रेजों के समय अगर हम मुगल्स की बात करें तो हम पे मुगल राजा भी शासन कर रहे थे और अंग्रेज भी, यानी जनता को किसकी माननी पड़ती थी? राजाओं की भी माननी पड़ती थी और अंग्रेजों की भी। और यही कारण थी उस समय हम पे क्या था? द्वैध या दोहरा शासन। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भी भारत में द्वैध शासन है। जैसे आप एक जानते होंगे, एक होता है केंद्र सरकार और दूसरी होती है राज्य सरकार। यानी हमें केंद्र के भी कानून मानने हैं और राज्य के भी। इसी प्रकार से कार्यपालिका भी 2 भागों में बटी है, एक केंद्र और एक राज्य। इसी प्रकार न्यायपालिका को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक केंद्र और दूसरा राज्य। अगर हम विधायिका की बात करें तो सीधे सीधे है, कानून बनाता कौन है भारत में? तो केंद्र में कानून बनाने का काम करती है संसद। इस संसद के 3 अंग हैं दोस्तों, आपने पढ़ा होगा। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और तीसरा अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। यानी अगर मैं बात करूं, आपसे पूछेगा कि विधायिका के केंद्र में कौन कौन है, तो केंद्र में कानून बनाने का काम करती है संसद। संसद 3 चीजों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वहीं हम राज्य में बात करें तो जैसा केंद्र में राष्ट्रपति होता है, ऐसी ही राष्ट्र में स्थिति होती है किसकी? राज्यपाल की। जैसी केंद्र में संसद होती है, ऐसे ही राज्य में क्या होगी? विधानमंडल। जिस प्रकार लोकसभा होगी केंद्र में, तो राज्य में होगी विधानसभा। और उसी प्रकार जिस प्रकार राज्यसभा होगी, इसी प्रकार राज्य में होती है विधान परिषद। तो दोस्तों, राज्य में जो कानून बनाने का काम होता है वो विधानमंडल का है। लेकिन यहाँ पर एक अंतर ध्यान रखिएगा कि संसद के ये तीनों अभिन्न अंग हैं। इन तीनों के बिना संसद पूरी नहीं हो सकती। लेकिन विधानमंडल में राज्यपाल तो होगा, विधानसभा भी होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि विधान परिषद हो। वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहले ये 7 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधान परिषद घटित हो गई है। तो इस समय जो 6 राज्य हैं वो आपको ध्यान रखने हैं: आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। आगे जो हमारे राज्य हैं असम, उड़ीसा, राजस्थान, यहाँ पर विधान परिषद बनाने का प्रावधान दे दिया गया है, लेकिन अभी गठित नहीं हुई है। आगे हम बात करते हैं कार्यपालिका में। तो कार्यपालिका में अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र का अंग कौन कौन होते हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की ही सहायता के लिए होगा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के ही साथ होगा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के ही साथ होगा, अगर मैं बात करूं यहां से ये मैं हटा देता हूं, प्रधानमंत्री की सहायता के लिए एक होगा कैग, कैग के साथ होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी। ये आप सुन लीजिएगा, जगह कम है यहां पर, इसे बोलते हैं हम महान्यायवादी।
दोस्तों ये शब्द शायद आपने ना सुने हो, लेकिन मैं अभी एक एक करके इनकी बात करूंगा। राष्ट्रपति के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैग फुल फॉर्म होती है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य क्या होता है, जैसे हम और आप जो लोग टैक्स देते हैं तो वो भारत सरकार के पास इकट्ठा होता है किस रूप में जाके, आर्टिकल 266 संचित निधि। तो इस संचित निधि की जो देखरेख करता है वो कौन व्यक्ति है, कैग, यानी सार्वजनिक धन का संरक्षक है कैग। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, आर्टिकल 140। तो दोस्तों हमने बात करी कैग की। वर्तमान में कैग के पद पर है राजीव महर्षि। इसी प्रकार एक पद होता है महान्यायवादी। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन है, तो आपके दिमाग में आएगा सुप्रीम कोर्ट का जज, लेकिन ये गलत है। भारत का सबसे बड़ा विधिक या कानूनी अधिकारी होता है महान्यायवादी। वर्तमान में इस पद पर मौजूद है के वेणुगोपाल राय। आप परेशान ना हो, जब हम इनकी एक एक करके इन चीजों पे पूरे पे बात करेंगे तो सारी चीजें आपको एक एक करके समझ में आ जाएंगी। दोस्तों देखते हैं कार्यपालिका का राज्य में, जैसा कि आपको पता है, जैसा केंद्र में राष्ट्रपति होता है, राज्य में कौन होगा, राज्यपाल। जैसा केंद्र में उपराष्ट्रपति होता है, ऐसा राज्य में कौन होता है, तो आप कहेंगे कोई भी नहीं। अगर आपके मन में उपराज्यपाल आया है तो वो गलत है, क्योंकि उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होता है। वही अब प्रधानमंत्री की जगह हमारा राज्य में कौन होगा, मुख्यमंत्री। इसी प्रकार कैग की जगह राज्य में ऐसा कोई पद नहीं है। और महान्यायवादी की जगह एक नाम होता है महाधिवक्ता, यानी जो काम केंद्र में महान्यायवादी का है वही काम राज्य में हमारे किसका है, महाधिवक्ता। चलिए दोस्तों बात करते हैं जल्दी से न्यायपालिका की। न्यायपालिका में केंद्र में सबसे ऊपर होती है, आप सभी को पता होगा, सुप्रीम कोर्ट, या जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं उच्चतम न्यायालय। वहीं राज्य में अगर हम बात करें तो कौन आ जाती है, हाई कोर्ट, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं उच्च न्यायालय। और इसी प्रकार स्टेट में ही आ जाती है हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं जिला न्यायालय। दोस्तों भारत में मुख्यतः दो प्रकार के केस होते हैं, वैसे तो तीन है, लेकिन मुख्यतः आपराधिक दृष्टि से दो है। एक होते दीवानी और एक होते हैं फौजदारी। अगर ऐसा कोई अपराध आप दीवानी या फौजदारी करते हैं तो आपका केस कहाँ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर आप यहाँ केस हार जाते तब आप अपील कहाँ करेंगे, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में केस हार जाते हैं तब आप अपील कहाँ करेंगे, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद आप अपील नहीं कर सकते, यानी भारत की सबसे बड़ी अपीलीय न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एक व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट के बाद आर्टिकल 72 में से मैं पढ़ाऊंगा आपको, आपकी सजा कम या माफ कर सकता है। उस व्यक्ति का नाम है कौन, राष्ट्रपति। तो इसी प्रकार न्यायपालिका का केंद्र में अंग होता है राष्ट्रपति। तो ये हमने आपके सामने एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय करा है भारतीय राज्य व्यवस्था का, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का, जिसे एक एक करके हम पढ़ेंगे। आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उस लिहाज से ये एरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरह से जब आप इसे समझ जाएंगे तो आपको आगे क्या पढ़ना है, किस किस तरह से पढ़ना है, वो सारी जानकारी होगी। अब देखिए यहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंग कितने हैं, तो आप बताएंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्या क्या काम थे, कानून निर्माण करना, कानून को लागू करना और न्याय देना। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा पद है जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का अंग है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है जो तीनों में मौजूद है, चाहे वो केंद्र हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका। तो ये दोस्तों आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ से एक बहुत छोटा सा प्रश्न और बनता है कि आपने सुना होगा कि जो हमारे भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय शासन व्यवस्था के अंगों को कितना माना है, 4। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ चौथा अंग इन्होंने माना है किसको, कैग को। तो यहाँ अगर प्रश्न आता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कितने पार्ट है, तो आप बताएंगे 4, अन्यथा उत्तर होगा 3।
तो दोस्तों आने वाले दिनों में हम लगातार इस क्लास को जारी रखेंगे और एक एक करके पूरे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को आपको पढ़ाएंगे। जो आपकी जितनी भी आने वाली परीक्षाएं हैं, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी या रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी टीईटी, सुपर टेट, इन सभी में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबाएं। थैंक यू।